हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथ सॉल्यूशन में। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए और इसके बेसिक कंसेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आर्किटेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज होता है। और हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में तो हम एंशियंट टाइम से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम 240 BC। इसके कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान दीजिएगा। हम में से काफ़ी लोगों ने ये महसूस किया होगा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कभी भी किसी हाई रेज्ड बिल्डिंग या टावर्स के नीचे खड़े होते हैं तो हमारी ये जानने की इच्छा होती है कि इस टावर की हाइट कितनी है या हम इससे कितनी दूरी पे खड़े हैं। तो वो सारी जानकारी हम कैसे निकालें, इसको हम पढ़ेंगे यूजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। तो हाइट एंड डिस्टेंस इज वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर देन टू प्लेसेस ऑफ टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं दो प्लेसेस के बीच की। और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एस्ट्रोनॉमर्स, नेविगेटर, आर्किटेक्ट एंड सर्वेयर भी यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे। तो उसके लिए यूज करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो मैं डायग्राम से समझाता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये डायग्राम गिवन है, ये है हमारी आई, और हम कोई भी वॉल के ऊपर प्लेस चीज को देखते हैं। तो ओ ए हो गया हमारा सरफेस, और ओ से उस ऑब्जेक्ट की दूरी वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जो सरफेस और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल फॉर्म होता है। तो ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, कभी भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे हम खड़े हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो एंगल जो फॉर्म होगा वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। जैसे कि आपने देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर देखे जाने वाली चीज के बीच का एंगल, ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे देखी जाने वाली चीज के बीच का एंगल। तो ये क्या होता है, आई ऑफ साइट जो हमारी होती है जिसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और सरफेस से पैरेलल डिस्टेंस जो हमारी आंख बनाती हैं उसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझिए, ऊपर से कभी भी कोई चीज को नीचे देखेंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा आंख से और आंख के सामने जो सरफेस से पैरेलल दूरी होगी वो, और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि एक लाइट हाउस है और उसके सामने से एक बोट उसकी तरफ आती है, और कोई लाइट हाउस के ऊपर कोई स्टूडेंट खड़ा है, वो बोट को अपनी तरफ आते हुए देखता है। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर कोई बोट में स्टूडेंट है और वो लाइट हाउस के टॉप पर देख रहा है, तो उस ग्राउंड सरफेस के बीच और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। Now few important points which you have to remember. पहला, a line drawn parallel to earth surface is called horizontal line. कोई भी लाइन जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी उसे हम कहते हैं horizontal line. Second point, most important, angle of elevation and angle of depression are always acute angle, मतलब हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे ये दोनों एंगल्स। थर्ड पॉइंट, इफ ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, और अगर हम ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं मतलब इफ वी मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, सन से रिलेटेड। जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीज है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सन का डिक्रीज होगा तो शैडो की लेंथ क्या होगी,
इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट, हमें अगर कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है तो हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है हमारे हायर ऑल्टीट्यूड पे रेदर देन ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर नीचे होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा ऊपर। और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो ऑब्जर्वर हायर ऑल्टीट्यूड पे होगा और ऑब्जेक्ट लोअर ऑल्टीट्यूड पर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसमें हमें सबसे पहला काम है हमारा डायग्राम को बनाना, एक सिंपल स्केच बनाना है। तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक बॉय गिवन है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय जो कुछ दूरी पर खड़ा है एक टावर से। हम टावर बना लेते हैं, सिंपल स्केच बनाना है सिंपल। हमें टावर नहीं कि टावर बिल्कुल एग्जैक्ट टावर बनाना है, टावर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लाइन बनानी है, टावर हो गया। ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट और ये हमने बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो ये बच्चे की दूरी टावर से दूरी है 20.5 मीटर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की दूरी भी कितनी होगी, सेम 20.5 मीटर। टावर की दूरी हमें गिवन है 22 मीटर, मतलब हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर गिवन है हमें 22 मीटर। अब बॉय की दूरी 1.5 मीटर है, टावर की दूरी ये तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हमें फाइंड करना है। तो हमने मान लिया लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा। थीटा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, थीटा इज टू बी कैलकुलेटेड। तो थीटा हमें फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए हमें देखनी है हमें क्या क्या चीज़ गिवन है और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने नाम दे दिए अपने स्केच को, ABCDE ये नाम दे दिया। और हमारा AE और BC क्या है, पैरेलल एंड ये फॉर्म हो गया रेक्टेंगल। तो AE और हमारा BC क्या होगा, इक्वल होगा। AE और BC इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि AE हमारा पैरेलल है BC के। जैसे कि आप जानते हैं बॉय और टावर दोनों ग्राउंड से परपेंडिकुलरली खड़े होंगे तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल। ऐसे ही CD हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, CD कितना हो गया, BD माइनस BC। तो BD में से BC हमने माइनस कर दिया, मतलब 22 माइनस 1.5, तो ये हो गया हमारा 20.5। तो ये आ गई हमारी CD की वैल्यू, क्योंकि हमें एंगल निकालना है EC के थ्रू, EC और लाइन ऑफ साइट के बीच में। लाइन ऑफ साइट है हमारी ED और EC के बीच का एंगल। तो हमें पहले सबसे पहला काम BC निकालना था, तो CD। तो CD हमने निकाल लिया 20.5। ऐसे ही हमारा CE इक्वल है BA के या AB के 20.5। रीज़न अभी मैंने बताया था कि EC क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि क्या होती है हमेशा पैरेलल होती है सरफेस के। तो CE पैरेलल है BA के, तो CE क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको पता है ये। तो CE हमारी AB के बराबर हो गई जो कि 20.5। तो हमें अब फाइंड करना है थीटा। तो हमें पता चल गया एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर बेस आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan में। तो tan थीटा हो गया हमारा CD अपॉन CE। तो CD हमारा परपेंडिकुलर, CE है बेस, CD की वैल्यू भी है 20.5 और CE की वैल्यू भी है 20.5। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, देन वी गेट इक्वल टू 1। तो हमारा tan थीटा हो गया कितना, 1 के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, स्टैंडर्ड एंगल्स को याद कीजिए, tan 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो हमारा tan थीटा किसके बराबर हो गया, 1 है tan 45 के बराबर। तो हमारा थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो थीटे की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो बच्चा टावर को देख रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।